एसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन क्या है? एसीएल लिगामेंट की सर्जरी के बाद हमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए? जब वो इंजर्ड होता है तो पेशेंट के लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इवन कि अगर वो फर को पट्टी बांध लें, आइसिंग करें दिन में, अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है, जिन लोगों का भी एसीएल टूटता है उनमें से 60% प्रोफेशनल प्लेयर भी बगैर सर्जरी, सबसे पहली एक्सरसाइज जो है आपने पाँव अब तक खींचने हैं और फिर नहीं, इस मसल को आपने एक्टिवेट करें, छोड़ें, एक्टिवेट करें, छोड़ें। जस्ट 30 सेकेंड घुटने को नीचे प्रेस करो और 5 सेकेंड का होल्ड करो। ये हमारी नंबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। पेन रिलीफ सीरीज़ के एपिसोड नंबर 7 में हम बात करेंगे एसीएल लिगामेंट सर्जरी या ऑपरेशन के बारे में। एसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन क्या है? एसीएल लिगामेंट की सर्जरी के बाद हमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर इरफान अहमद साहब, जो गुज़श्ता 20 सालों से 100 से ज़ायद एसीएल लिगामेंट सर्जरी के मरीज़ों को कामयाबी से नॉर्मल ज़िंदगी में वापस ला चुके हैं। डॉक्टर इरफान अहमद साहब, एसीएल लिगामेंट क्या है और ये कैसे इंजर्ड होता है? शमस, ये ध्यान रखिए कि एसीएल लिगामेंट हमारे घुटने का सबसे कॉमन इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है, जो कि नॉर्मली स्पोर्ट्स खेलते हुए या मोटर बाइक पे एक्सीडेंट होता है उस वक्त ये इंजर्ड होता है। ये ध्यान रखिए कि एसीएल लिगामेंट को समझने से पहले हम नी जॉइंट की थोड़ी सी एनाटॉमी को समझ लेते हैं। हमारा जो नी जॉइंट है वो बेसिकली एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये फ्रंट थाई मसल है जिनको हम क्वाड्स बोलते हैं, ये बैक पे हैमस्ट्रिंग्स हैं, नीचे काफ मसल है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लिगामेंट है अंदर की तरफ वो एमसीएल है, बाहर की तरफ ये एलसी है जिसको हम लैटरल क्रूशियल लिगामेंट बोलते हैं। और इस जॉइंट के अंदर 2 लिगामेंट है। जो सामने वाला लिगामेंट है इस बोन के ऊपर लगा होता है और पीछे जाके फीमर पर लगा होता है, इसको हम एसीएल यानी कि इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट बोलते हैं। और उसका मेन काम ये होता है कि हमारी इस बोन को आगे आने से रोकना होता है। इसके अलावा एक पीसीएल लिगामेंट भी है जो कि नी जॉइंट की बैक साइड पे, यानी कि ये जब ये बोन है इसको पीछे जाने से रोकता है। जैसे शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी थी वो पीसीएल की इंजरी थी। अब हम एसीएल के ऊपर वापस आएँ तो ये नॉर्मली इंजर्ड इस तरह से होता है कि लेट से आप मोटर बाइक पे जा रहे हैं, कोई रोड साइड एक्सीडेंट होता है और आपकी मोटर बाइक फिसलती है, आपका पाँव ज़मीन पे होता है और आपकी पूरी बॉडी या मोटर बाइक ट्विस्ट हो जाती है, तो उस वक्त आपका एसीएल टूट सकता है क्योंकि वो इस लिगामेंट बोन को आगे आने से रोक रहा होता है। सेकेंड, आप फुटबॉल खेलते हैं, कोई सॉकर प्लेयर हैं, आप तेज़ भाग रहे हैं, कटिंग करने लगे, आपका पाँव ज़मीन पे है, ऊपर से बॉडी ट्विस्ट हो जाती है, उस वक्त ये लिगामेंट टूट सकता है। इसके अलावा इसकी जो इंजरी है वो कई दफ़ा जब बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होते हैं, कोई हमारी बोन्स फ्रैक्चर होती हैं, उस दौरान भी लिगामेंट टूट जाता है। इसकी ये ध्यान रखिए कि जो फीलिंग है पेशेंट को जब ये लिगामेंट टूटता है फ़ौरन ये महसूस होगा जैसे कोई कपड़ा फट गया, जैसे पॉपिंग साउंड होती है। और जब वो इंजर्ड होता है तो पेशेंट के लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इवन कि अगर वो फुटबॉल खेल रहा है, कोई स्पोर्ट्स कर रहा है तो उसके लिए स्पोर्ट्स को रिज्यूम नहीं कर पाएगा और वो फ़ौरन लोग उसे उठा के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। जब किसी को एसीएल लिगामेंट की इंजरी हो जाए तो इसका पहला तरीका इलाज क्या है? ये देखिए, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो डायग्नोसिस होता है कि भाई कैसे हम इसको डायग्नोस करते हैं। इसके फिजिकल एग्जामिनेशन से काफ़ी हद तक हमें पता चल जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नी पे अराउंड स्वेलिंग आती है, पेन काफ़ी ज़्यादा होती है पेशेंट को, और जो फ्रंट थाई मसल हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं, इनको वो इनहिबिशन में चले जाते हैं। तो हमारा जो पहला प्राइमरी गोल है, कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसको हम कहते हैं आपने राइस प्रिंसिपल को अप्लाई करना, यानी कि रेस्ट दें, यानी कि अगर फर को पट्टी बांध लें, आइसिंग करें दिन में, अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है हम उसको ये इनकरेज करते हैं कि हर 2 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट के लिए बर्फ़ की टकोर करें। सी से कंप्रेशन है, जिसका पट्टी बांधें ताकि स्वेलिंग कम हो जाए। और सेकंड, हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि टांग को एलिवेट करे ताकि वो स्वेलिंग कम हो। अगर हम ये 4 चीज़ें बेसिकली पहले 2, 4 दिन, 5 दिन करते हैं तो उससे आपके पेन में भी कमी आती है, स्वेलिंग में भी कमी आती है और पेशेंट एज अर्ली एज अपनी टांग पे वजन डाल के चलने के काबिल भी हो जाता है। अच्छा, एमआरआई करने के बाद जब पता चल जाए कि लिगामेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट गया है तो मरीज़ को कब सर्जरी करवानी चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली हमारे यहाँ लोगों की एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब हमने एमआरआई करवा लिया और लिगामेंट टूट गया है, ठीक है, और अब हम इसके सर्जरी के बगैर गुजारा नहीं है। मैं हमेशा अपने पेशेंट को इनकरेज करता हूँ कि साइंटिफिक एविडेंस से ये बात साबित है कि जिन लोगों का भी एसीएल टूटता है उनमें से 60% प्रोफेशनल प्लेयर भी बगैर सर्जरी के नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। उसकी मिसाल कुछ यूँ समझिए, जैसे मेरे पास अगर फुटबॉल का प्लेयर आएगा, सॉकर प्लेयर आएगा, तो मैं उसे कहता हूँ आपकी टीम में कितने प्लेयर? 11 प्लेयर की टीम है। अगर उनमें से एक इंजर्ड हो जाए या किसी को रेड कार्ड मिल जाए तो क्या करते हो? 10 प्लेयर जो है उनको खेलना पड़ता है। इसी तरीके से गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं हम लोग, 4 लोग हैं,
ठीक है। एक बंदा धक्का नहीं लगाता, लेकिन 3 लोग तगड़े हैं तो वो आपकी गाड़ी को फिर भी स्टार्ट करवा लेते हैं। इसी तरीके से इन लिगामेंट्स का रोल है। अगर आपका घुटना निकले नहीं, जिनके आप चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन आपने जब रिहैब कर ली इनिशियली, लेकिन घुटना निकलता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सर्जरी के बगैर कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपका लिगामेंट टूट गया है और आपने एमआरआई भी करवा ली है, आपने अच्छी फिजियोथेरेपी करवाई, रिहेबिलिटेशन की, एक्सरसाइजेज की, जो हम वीडियो के अगले हिस्से में जाके एक्सरसाइज बताएंगे, लेकिन आपको ये लगता है जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुआ हूँ तो मेरा गोडा निकलता है, गिव वे होता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको सर्जरी लाजमी करवानी चाहिए। हम ये इंकरेज करते हैं अपने पेशेंट को, अगर पहले 6 महीने के अंदर जब आपको चोट लगी और आपका गोडा जो निकलता है वो 5 से 6 दफ़ा निकला है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। शुरू में एज अर्ली एज एक अच्छे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास, एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से राय लेनी चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि मैं कैसे अपने फ्रंट थाई मसल को स्ट्रांग कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये मसल वीक होगा उससे भी हमें गोडे निकलने की फीलिंग आती है और वो एक तरह से मिसकंसेप्शन हो जाती है, मेरा गोडा निकल रहा है। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, मैंने पिछले 20 सालों में कमोबेश भी 300 से लेकर 400 ऐसे मरीज़ हैं जो कि बड़े कंसर्न थे कि हमने लाजमी ऑपरेशन करवाना है, उनको मैंने सर्जरी से बचाया है और ऑलमोस्ट 90 से 95% लोग 100% नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो एसीएल लिगामेंट की सर्जरी कैसे होती है? क्या इसमें घुटने का ओपन ऑपरेशन होता है या ये कैमरे के ज़रिए करते हैं? अच्छा, मैं बेसिकली पहले ज़माने में, आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें, तो ये घुटने को पूरा ओपन खोलते थे और ये सर्जरी करते थे। लेकिन यूँ जो साइंस में एडवांसमेंट आई, तो आजकल ज़्यादातर जो सर्जरी हैं वो कैमरे की मदद से होती हैं। इसके लिए जो हम एक टूल यूज़ करते हैं वो आर्थोस्कोपिक सर्जरी का वर्ड बोला जाता है। आर्थोस्कोपिक टूल का मतलब है कि हमने मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी करनी होती है, कि कम से कम कट, बाहर से छोटा सा कट होता है और अंदर से जाके जॉइंट के जाके लिगामेंट को तब्दील कर देते हैं। तो ये कर क्या होता है कि नॉर्मली वो एक प्रोब डालते हैं सर्जन जो है कैमरे की मदद से, और वो इसको विजुअलाइज़ कर लेते हैं। सेकंड, वो यहाँ से नॉर्मली गोल्ड स्टैंडर्ड ये है कि ये सामने हमारा टेलर टेंडन होता है, इससे ग्राफ्ट लेते हैं। कुछ केसेस के अंदर हम हैमस्ट्रिंग से ग्राफ्ट ले लेते हैं और कुछ केसेस के अंदर हमारा काफ मसल से भी हम ग्राफ्ट लेते हैं। इसके अंदर सर्जन जो है कैमरे की मदद से जाके यहाँ से नीचे वाली बोन को वो एंकर कर देगा और ऊपर वाली बोन के साथ एंकर कर देगा। तो प्रेफरेबली मतलब हम ये इंकरेज करते हैं लोगों को कि कैमरे की मदद से सर्जरी की तरफ जाएं। अगर ओपन सर्जरी होगी तो रिहैब या रिकवरी बहुत लंबी होगी और उसके सक्सेस के चांसेस भी कम होंगे। हमने अगर देखा कि ओपन वर्सेस हम कैमरे की मदद से देखें तो ऑलमोस्ट 90 से 95% जो पेशेंट होते हैं जो कैमरे की मदद से सर्जरी करवाते हैं, उनके चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप का पता चल गया कि आपने एसीएल लिगामेंट की सर्जरी अब करवानी है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आपने सिलेक्शन ऑफ सर्जन भी करना बहुत ज़रूरी है। और सिलेक्शन ऑफ सर्जन करते हुए इस चीज़ का ख्याल करना ज़रूरी है कि उसको कैमरे की मदद से काम करना भी आता हो, क्योंकि नॉर्मली बहुत से लोग पाकिस्तान है यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं कि वो आर्थोस्कोपिक सर्जन है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग उसमें नहीं होती। तो मेरे नज़दीक अगर लाहौर के अंदर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी का एसीएल लिगामेंट टूटा है और वो सर्जरी करवाना चाहता है तो इसके लिए बेहतरीन चॉइस जो डॉक्टर एहसन शमीम है, जो कि नी की सर्जरी के ऊपर एक्सपर्ट हैं और एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर एक माहिर सर्जन के ऊपर माने जाते हैं। डॉक्टर इरफान साहब, एसीएल लिगामेंट की सर्जरी का रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल या वर्जिशों का प्रोटोकॉल क्या है? शमीज, ये ध्यान रखिए कि क्यों हम सर्जरी से अवॉइड करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि मरीज़ को बगैर सर्जरी के ही कामयाबी से नॉर्मल लाइफ में वापस लेके आएं, क्योंकि इसका जो सर्जरी तो है बाज़ार में 1 से 1.5 घंटे की और बड़ी छोटी सी सोफिस्टिकेटेड सर्जरी लगती है, जी कैमरे की मदद से जाके आपने लिगामेंट डाल दिया, लेकिन इसका रिहेबिलिटेशन पीरियड बहुत लंबा है। कमोबेश 6 माह से लेके 1 साल लगता है जब प्लेयर फुटबॉलर दोबारा से खेलने के काबिल हो सकता है। इसलिए हम नॉर्मली इनकरेज करते हैं कि पहले कंजर्वेटिव ट्रायल दें, वर्जिशों की मदद से स्ट्रांग हों। अगर आपने बिफोर सर्जरी भी अपने मसल स्ट्रांग किए होंगे तो हो सकता है 6 से 9 माह के अंदर फुटबॉल खेलने के काबिल हो जाएं। और अगर इन केस आपके मसल बहुत वीक थे और आपने गलत डिसीजन ले लिया, आपका लगा कि एमआरआई के ऊपर लिगामेंट टूटा, मैंने सर्जरी करवा ली नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी रिकवरी साल से लेकर 15 माह में भी ना हो। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल है वो क्या है, एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल क्या है। दुनिया के अंदर हाईली रिकमेंडेड है 9 माह का तकरीबन रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल होता है। उसके अंदर पहले 6 हफ्तों के अंदर हमारी ये कोशिश होती है कि पेशेंट की जो टांग है वो नॉर्मल तरीके से इस तरह से मुड़ जाए। सेकंड, वो जब चले तो नॉर्मल चले, उसका चलते हुए कोई लिम्प ना हो, तो इसका मतलब ये है कि इसकी रिकवरी बहुत अच्छी जा रही है। 6 हफ्तों के बाद हम अपने पेशेंट को इजाज़त देते हैं कि वो जिम जाए और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे।
6 हफ्तों से लेकर 4 माह तक वो जिम जाके बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है और ये कोशिश करता है कि लेट्स उसकी राइट लेग की सर्जरी हुई है तो राइट लेग और लेफ़्ट लेग का दोनों का जो साइज़ है थाई का वो एक जैसा आ जाए, यानी कि अच्छे मसल हम कहते हैं डेवलप करो, पट डेवलप करो। जब 4 माह के बाद हम ये देखते हैं कि अब इसके साइज़, मसल ठीक हो गया, स्ट्रेंथ ठीक है, पेन ख़त्म हो गई है, कोई स्वेलिंग नहीं आ रही, तो फिर हम उसे कहते हैं कि आप जॉगिंग शुरू करो। चौथे महीने से लेकर 6 माह के दरमियान जॉगिंग और रनिंग की जो है प्रैक्टिस शुरू करता है और फिर 6 माह से लेकर 9 माह के अंदर हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग की उसको इजाज़त देते हैं कि अब अपने स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है। और जब वो समझ लीजिए कि 9 माह गुजर चुके हैं और हमें लगा कि आप ये अच्छी स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, तो फिर हम क्राइटेरिया टू रिटर्न स्पोर्ट्स, यानी कि अब आपको कौन सा क्राइटेरिया है जिससे तहत, जिसका मतलब ये हो कि कोई स्वेलिंग ना हो, कोई पेन ना हो और आपका थाई का साइज़ एक जैसा हो जाए, तो फिर हम उसको इजाज़त देते हैं कि अब आप मैच प्रैक्टिस करें। अब इसके लिए हम सिस्टमेटिकली चलते हैं कि पहले 6 हफ्तों के लिए जो एक्सरसाइज होती हैं वो क्या होती हैं और थोड़े थोड़े क्लिप्स आपको बताते हैं, टिप्स बताते हैं कैसे आप 6 हफ्तों से लेकर 4 माह तक कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, 4 माह से लेकर 6 माह तक कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, ताकि आपके जो ऑडियंस हैं उनको अच्छी तरीके से समझ आ सके। ये दिन देखिए एक अज्यूम कर लेते हैं कि इनका ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, तो पहले दिन से इनको हम इनकरेज करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज जो है, आपने पाँव अब तक खींचने हैं और फिर नीचे लेके आने हैं, पाँव अब तक खींचें, इसको हम कहते हैं एंकल पंप्स। इस एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी टांग के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे और इस एक्सरसाइज को मैं अपने पेशेंट कहता हूँ कि आपने 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मसल होता है फ्रंट थाई मसल होता है। लोग जो ही इसकी सर्जरी होती है, क्योंकि कट यहाँ पे लगा होता है, तो इस मसल को एक्टिवेट करना भूल जाते हैं और सेकंड क्या होता है, घुटने के अंदर हम आ जाता है। हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं पहले दिन से ही, जैसे आपकी सुबह सर्जरी शाम से ही आपने अपने मसल को टाइट करना है। सिंपल टाइट करेंगे आपको हल्का सा जो क्वाड एक्टिवेशन फील होगी। मैं अपने पेशेंट कहता हूँ कि 10/2 रेपिटेशन के साथ 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम इस मसल को आपने एक्टिवेट करें, छोड़ें, एक्टिवेट करें, छोड़ें। इनके जस्ट 30 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे आपको ये करते हुए। फिर नंबर 3 हम अपने पेशेंट कहते हैं घुटने को नीचे प्रेस करो और 5 सेकंड का होल्ड करो। ये हमारी नंबर 3 एक्सरसाइज होती है। और इस वक्त जब फर्क हम नी प्रेस किया हुआ है और ये टांग ऊपर उठाने की कोशिश भी करेगा तो इसकी टांग उठेगी नहीं, ठीक है, ये जोर नीचे लगाएगा। तो ये नंबर 3 एक्सरसाइज होगी जो इसने लगातार हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि 6 हफ्तों तक आपने करते रहें। चौथी एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट पाँव पे तक खींचो, नी प्रेस करो, टांग को सीधा ऊपर उठाओ, स्ट्रेट अप उठाओ और 5 सेकंड का होल्ड करो। और इस चीज़ का हम खास ख्याल करते हैं जब टांग उठाए तो घुटने में कोई खम ना आए, टांग बिल्कुल कराड़ की तरह उठे। अगर किसी की टांग में खम आता है, जैसे लूज़ छोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये कि लिगामेंट के ऊपर दबाव आएगा और लिगामेंट के लूज़ होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि पाँव अपनी तरफ खींचना है, नी प्रेस करना है और टांग को बिल्कुल सीधा अपने ऊपर उठाना है ताकि आपका मसल बेहतर तरीके से काम कर सके। जो इसके अंदर बेंडिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सामने कट लगा होता है, कैमरे की मदद से अंदर से सर्जन ने जॉइंट को खोला होता है और कई दफ़ा पेशेंट पेन की वजह से घबरा के टांग को नहीं मोड़ता और जॉइंट स्टिफ कर लेता है। तो हम नॉर्मली 3 से 4 दिन से हल्की हल्की नी बेंडिंग शुरू करते हैं। लेट से हम कहते हैं पेशेंट हल्की से टांग मोड़ें, टांग को बेंड करें, छोड़ें, टांग को बेंड करें। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग को बेंड करते करते थोड़ी सी बार बार रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं और अगले हम आप कोशिश करते हैं 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों तक आपकी जो पिंडली है वो रान के साथ मिल जाए। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, पहले 6 हफ्तों की हील जो है वो हिप के साथ मिले, बस पिंडली रान के साथ मिल जाए तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब ये देखिए कि अगर फ़र्ज़ करें आपका ये क्राइटेरिया मीट कर गया है कि आपकी टांग मुड़ गई है और सारा कुछ सही जा रहा है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर भी जो बहुत अच्छा रिकवर करते हैं उन पेशेंट के अंदर हम कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड कर दें। जैसे इलास्टिक बैंड्स हमारे पास मिल जाते हैं या एंकल वेट्स होते हैं, वो लगा के आप कोशिश करें कि पाँव खींचें, नी प्रेस करें, टांग को सीधा ऊपर उठाएं ताकि आपके मसल की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाए। तो फिर हम एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करते हैं, लेकिन उस तरह ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो नी है वो स्ट्रेट रहे। इसी तरीके से हम साइडवेज लेग उठाते हैं, इसी तरीके से हम बैकवर्ड्स लेग्स उठाते हैं। तो मकसद ये है कि हमारे मसल बेहतर तरीके से काम करें। अब एक पेशेंट जो है फ़र्ज़ करें 6 हफ्ते हो गए, हमारे लगा कि उसकी नॉर्मल वॉक हो गई है, कोई लिम्प नहीं है, तो उसके बाद 6 हफ्तों से लेकर 4 माह के दौरान हम उसे कहते हैं जिम में जाओ। जिम में जाके हम अपने पेशेंट नॉर्मली इंकरेज करते हैं कि सबसे पहले जो एक्सरसाइज करेगा वो लेग प्रेस है। लेकिन लेग प्रेस जैसे मशीन होती है उस वक्त करते हुए हम ये कहते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा अपने टांग को नहीं मोड़ना, बिल्कुल बगैर वेट के पेशेंट जो है वो शुरू करता है लेग प्रेस करना। ठीक है, इसके अलावा जो हम उसको इंकरेज करते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल्स होती हैं कि बैकवर्ड हमारी कोशिश करते हैं वो पीछे से जैसे उल्टा लेट जाता है और वो बैकवर्ड जो मूवमेंट है हैमस्ट्रिंग कर्ल हम उसको इजाज़त देते हैं। हम उसको मना करते हैं कि आपने ये वाली जो एक्सरसाइज है कमोबेश
3 माह तक फ़र्क हम आप बैठे होते हैं, ये इसको क्वाड्रिसेप्स ड्रिल कहते हैं, ये नहीं करनी होती आपने, क्योंकि डर ये होता है कि जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ग्राफ के लूज़ होने के चांस होते हैं। 3 माह तक हम इस एक्सरसाइज को मना कर देते हैं। अब आपके 4 माह गुजर चुके हैं, जिम आप बहुत अच्छा कर रहे थे, आपने वहाँ पे साइकिलिंग, एलिप्टिकल, ट्रेडमिल सब कुछ कर सकते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम 4 महीने के अंदर अंदर आपका जो स्टेमिना है, लेट्स से 20 से 30 मिनट की साइकिल, 20 से 30 मिनट की ट्रेडमिल, 20 से एलिप्टिकल, रेजिस्टेंस जितनी मर्जी ऐड आहिस्ता कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब 4 माह गुजर जाते हैं तो उसके बाद हम अपने पेशेंट करते हैं कि आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ऐड करना, जैसे फ़र्क करें आप जो है लंजेस ऐड करते हैं मुख्तलिफ एंगल्स के अंदर, ताकि उसके को कंट्रैक्शन मसल बेहतर हो। फिर हम उसे कहते हैं कि आप स्क्वाट्स जो हैं मुख्तलिफ एंगल के अंदर शुरू कर दें। फिर हम उसे ऐसे हल्के हल्के जंप्स जो हैं वो भी ऐड करवाते हैं, ताकि उसकी स्पोर्ट्स के लिए वो तैयार हो जाए। जब ये सारा सिनारियो बेहतर हो जाता है, फिर हम उसके जब 6 माह से 9 माह तक आ जाता है, तो फिर हम उसके स्पोर्ट्स के अंदर कटिंग ड्रिल्स हैं कि लेट्स से हम उसे कहते हैं कि डब्ल्यू शेप में भागो, फिर हम कहते हैं एस शेप में भागो। तो उम्मीद करते हैं कि जब पेशेंट ये सारे क्राइटेरिया को मीट कर लेता है, तो फिर उसके ACL के दोबारा इंजर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डॉक्टर इरफान अहमद साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वो नाज़रीन जो ACL लिगामेंट की सर्जरी के बारे में जानना चाहते थे, उनके लिए ये प्रोग्राम इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।